2025 में एक बहुत बड़ा सवाल हर हिंदुस्तानी के सामने है। अपना घर, इसे खरीदें, रेंट पर लें या फिर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना जरूरी है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल साफ है, खरीदना है या किराए पर रहना है, पैसा प्रॉपर्टी में लगाएं या स्टॉक्स में। 2025 में इंडिया के अंदर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का फैसला कैसे लिया जाए, यही वो सवाल है जिनके जवाब हम आज इस चर्चा में ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि सच बताऊं तस्वीर थोड़ी सी उलझन भरी है। देखिए, साल 2024 में ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आया। इंडिया के जो टॉप 7 शहर हैं, वहां जो घर बिके, उनकी टोटल वैल्यू 16% से बढ़ गई। इसका सीधा मतलब ये है कि लोग घर खरीदने पर अब ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। उसी टाइम पीरियड में जो टोटल घर बिके, उनकी संख्या में 4% की कमी आ गई। अब ये एक पजल खड़ा करता है ना। तो पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है लेकिन घर कम बिक रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, असल में मार्केट में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है। लोग अब छोटे घरों की जगह बड़े और प्रीमियम घरों की तरफ जा रहे हैं। मतलब फोकस अब क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर है। ओके, तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में होता है, खरीदें या फिर रेंट पर लें। और इसको हम सबसे पहले देखेंगे बिल्कुल साफ साफ, पैसों के हिसाब से। कॉस्ट्स कितनी आती हैं? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का लोन लिया 20 साल के लिए 8% इंटरेस्ट पर, तो महीने की ईएमआई कितनी बैठेगी? करीब करीब 83,000 रुपये। अब इसको कंपेयर कीजिए एक बड़े शहर में 2 BHK के रेंट से, जो 20,000 से 60,000 के बीच हो सकता है। साफ दिख रहा है कि ईएमआई पहली नज़र में काफ़ी ज़्यादा लगती है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खरीदने में स्टाम्प ड्यूटी, जीएसटी, मेंटेनेंस, फर्निशिंग जैसे न जाने कितने छुपे हुए खर्चे होते हैं। और दूसरी तरफ रेंट पर रहने में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, हर साल रेंट बढ़ता है और बार बार घर बदलने का खर्चा वो अलग। तो पॉइंट यह है कि ये फैसला सिर्फ महीने के बिल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो साफ बात है, ये सिर्फ ईएमआई वर्सेस रेंट की लड़ाई नहीं है। दोनों ही रास्तों पर ऐसे बहुत से खर्चे हैं जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। चलिए अब नंबर से आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे एस्पेक्ट की बात करते हैं जो शायद पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल। देखिए, जब घर खरीदते हैं तो स्टेबिलिटी मिलती है, अपने हिसाब से घर को बदलने की आज़ादी होती है और टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। पर इसका एक डाउनसाइड भी है, आप एक ही जगह से बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेंट पर रहने से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जॉब के लिए शहर बदलना आसान होता है, शुरुआत में पैसा भी कम लगता है, लेकिन इससे कोई एसेट नहीं बनता और हमेशा लैंडलॉर्ड की पाबंदियों में रहना पड़ता है। अच्छा, अब चर्चा को एक नया मोड़ देते हैं। घर सिर्फ रहने की जगह तो है नहीं, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। तो सवाल ये उठता है कि एक इन्वेस्टमेंट के रूप में प्रॉपर्टी स्टॉक्स यानी इक्विटीज के सामने कहाँ आती है? जैसा कि इस कोट में कहा गया है, रियल एस्टेट का अट्रैक्शन अपनी जगह है, लेकिन जब बात वेल्थ क्रिएशन की आती है तो नंबर्स, फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इक्विटीज के फेवर में जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि नंबर्स आखिर कहते क्या हैं। अगर पिछले 20 साल का डेटा देखें तो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपए आज 15 लाख से ज्यादा बन गए होते, और वही 1 लाख अगर रियल एस्टेट में लगाए होते तो वो बढ़कर सिर्फ 4.5 लाख के आसपास पहुंचे होते। मतलब रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर आती है लिक्विडिटी की बात, मतलब अपने पैसे को जरूरत पड़ने पर कितनी आसानी से वापस निकाल सकते हैं। यहां तो फर्क बहुत ही बड़ा है। इक्विटीज को आप मिनटों में बेच सकते हैं, जबकि एक प्रॉपर्टी को बेचने में महीने लग जाते हैं। ये एक गेम चेंजर है। चलिए कुछ और फैक्टर्स पर भी नजर डालते हैं जिससे तस्वीर और साफ हो जाएगी। देखिए, इक्विटीज में आप कम पैसों से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट में लाखों करोड़ों चाहिए। फिर टैक्स की बात करें, रियल एस्टेट के प्रॉफिट पर 20% टैक्स लगता है। हाँ, इंडेक्सेशन का बेनिफिट जरूर मिलता है, यानी इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी खरीद की कीमत एडजस्ट हो जाती है, जिससे टैक्स कम होता है। पर इसके बावजूद भी इक्विटीज का टैक्स सिस्टम अक्सर ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और आखिर में मैनेजमेंट, रियल एस्टेट में किराएदार संभालना, मेंटेनेंस देखना, ये सब एक अलग हेडेक है, जबकि म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर फाइनेंशियल रिटर्न्स कम हैं तो प्रॉपर्टी इतनी पॉपुलर क्यों है? इसकी वजह दोस्तों फाइनेंशियल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है।
एक ऐसी चीज जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। अपना घर होने का जो इमोशनल सिक्योरिटी है और जो स्टेबिलिटी मिलती है, ये ऐसे फायदे हैं जिन्हें पैसों में नहीं तोला जा सकता। तो हमने कॉस्ट देख ली, लाइफस्टाइल की बात कर ली और रिटर्न्स को भी समझ लिया। अब इन सारी जानकारियों को एक साथ जोड़कर एक सिंपल सा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं ताकि फैसला लेने में आसानी हो। ये टेबल एक तरह से एक सेल्फ असेसमेंट टूल है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और प्लान है कि एक ही शहर में 5 साल से ज्यादा रहना है, तो शायद घर खरीदना आगे की सोच है। लेकिन अगर जॉब ऐसी है जिसमें बार बार शहर बदलना पड़ सकता है या फिर इन्वेस्टमेंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो रेंट पर रहना ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। और आखिर में ये रही एक 4 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, अपने फाइनेंसेस को ठीक से चेक करें। डाउन पेमेंट, ईएमआई, छुपे हुए खर्चे सब आराम से मैनेज हो जाएगा। दूसरा, अपना टाइमलाइन सोचिए। क्या 5 से 7 साल से ज्यादा एक जगह रहने का सोच रहे हैं? तीसरा, अपनी लाइफस्टाइल को देखिए। क्या ओनरशिप की स्टेबिलिटी रेंट की फ्लेक्सिबिलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और चौथा, अपना रिस्क टॉलरेंस जानिए। क्या स्टॉक्स का मार्केट रिस्क लेने को तैयार हैं या प्रॉपर्टी का लिक्विडिटी रिस्क? इन 4 सवालों के जवाब एक सही फैसले तक पहुंचा देंगे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज से 10 साल बाद रेंट पर रहकर जो आज़ादी मिली, उसकी कीमत ज्यादा होगी या फिर उस एसेट की जो खरीद कर बनाई जा सकती थी? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। इसका जवाब हर किसी के लिए बिल्कुल अलग होगा।